Welcome to the weekly series of BYOM, the series which made me clear all my GS cutoff every time along with my job. And I'm not lying, I have shown you the proof. So ये Build Your Own Magazine series है. इसमें हम करंट अफेयर्स, PIB एंड डिफरेंट न्यूज़पेपर मैं कवर करता हूँ आपके लिए सो दैट यू कैन हैव ऑल योर टाइम टू स्टडी. दिस इज आवर वीक नंबर 2 कवरिंग फ्रॉम 5th जुलाई टू 11th जुलाई, बोथ PIB का रिलीज एंड द हिंदू का रिलीज. आपके पास ये रिपोजिटरी सबके पास अवेलेबल है, सो यू कैन गो सिंपली टू द लिंक. आप यहाँ पे क्लिक करो, अपने लिंक में जाओ, और अगर आपको अभी GS2 पढ़ रहे हो और आपको पूरे साल का GS2 का डेटा चाहिए, यू सिंपली गो क्रिएट अ फिल्टर और यहाँ पे जाइए, आप अपना GS2 को सेलेक्ट कीजिए, सारे फिल्टर हटा दीजिए, सिर्फ GS2 सेलेक्ट करके रखिए एंड यू गेट ऑल योर GS2. उसमें भी अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ गवर्नेंस पढ़ना है तो आप सारे हटा दीजिए, सिर्फ गवर्नेंस रखिए और गवर्नेंस का सारा डेटा आपके पास है. अपने रिपोजिटरी में ऐड कीजिए, अपने नोट्स में ऐड कीजिए और भूल जाइए. दिस इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, एक्सेसिबल थ्रू आउट द ईयर. ये मैं आपके लिए अपडेट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन स्टडी इन पीस. ओके, नाउ दैट वी आर डन विद दिस इंट्रोडक्शन, हम शुरू करते हैं अपना BYOM सीरीज, दैट इज बिल्ड योर ओन मैगजीन. तो इस वीक न्यूज़ में था अस्त्रा मिसाइल सिस्टम. व्हाट इज अस्त्रा मिसाइल सिस्टम? सो दिस इज अ मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया, और ये रिलेवेंस हो जाता है हमारे लिए GS3 का साइंस एंड टेक पोर्शन में. दिस बिकम्स रिलेवेंट फॉर प्री. अस्त्रा इज व्हाट? बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल, मतलब इसके लिए आपको लाइन ऑफ साइट की जरूरी नहीं है. दिस कैन बी फायर्ड फ्रॉम Su-30 MKI, तेजस Mark 1A एंड AMCA प्रोग्राम जो हमारा फ्यूचर 5th gen प्रोग्राम है. सो दिस बिकम्स व्हाट? दिस इज अ एयर टू एयर मिसाइल. सो द क्वेश्चन विल बी अस्त्रा Mark 1, और आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा एयर टू एयर मिसाइल, ग्राउंड टू एयर मिसाइल. सो इट इज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और ग्राउंड टू एयर मिसाइल और ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल. सो इनमें से आपको सही ऑप्शन पता रहना चाहिए. इंडिया ने इसको डेवलप किया है एंड दिस इज अ काउंटर प्रोपोनेंट ऑफ PL-15 विच इज यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान, डेवलप्ड बाय चाइना. इसके हमारे पास अब तक 3 वेरिएशंस हैं. थर्ड वन इज इन प्रोग्रेस, इट इज अंडर डेवलपमेंट. द फर्स्ट वन इज Mark 1, जिसकी रेंज है 80 to 110 किलोमीटर एंड इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 4.5 Mach. सो व्हाट इज 4.5 Mach? सो 1 Mach is equal to speed of sound, that is 330 मीटर पर सेकेंड. सो ये साउंड की स्पीड से 4.5 टाइम्स फास्टर जाता है. Mark 2 travels almost at the same speed but the range is 200 प्लस किलोमीटर. एंड Mark 3 जिसका निकनेम है गांडीव, इसको गांडीव भी बुलाते हैं. सो व्हाट इज गांडीव? गांडीव अर्जुन का ना धनुष का नाम था, गांडीव. सो this is expected to go up to 350 किलोमीटर प्लस रेंज एंड स्पीड ऑलमोस्ट 4.5 होगी और ऑलमोस्ट या 5 to 6 Mach के बीच में होगी. सो एट दिस स्पीड द रॉकेट और द मिसाइल इज कॉल्ड सुपरसोनिक, राइट? देयर इज अ सुपरसोनिक स्टेज, देयर इज अ हाइपरसोनिक स्टेज एंड देयर इज सबसोनिक स्टेज. सो दिस इज सुपरसोनिक, सुपरसोनिक से नीचे है सबसोनिक एंड देन देयर इज हाइपरसोनिक. ओके, सो अस्त्रा इज सुपरसोनिक के रेंज में एंड द फ्यूल पावरिंग इट इज सॉलिड फ्यूल. सो SRBs लगे होते हैं इसके अंदर, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स. एंड द टेक्नोलॉजी विच इसको प्रोपेल करता है, द टेक्नोलॉजी इज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट. तो अब सवाल आएगा कि रैमजेट क्या है, राइट? सी दिस इज रिलेवेंट टू साइंस एंड टेक GS3 का. रैमजेट भी इसी के साथ हम करते हैं. सो व्हाट इज रैमजेट? सो रैमजेट इज अ जेट विच वर्क्स एट सुपरसोनिक स्टेज. देखो, हम जो जेट इंजन देखते हैं, एक प्लेन में बड़ा सा जेट इंजन लगा होता है, इसके आगे एक फैन लगा होता है, इसको टर्बो फैन बोलते हैं. सो दिस रोटेट्स एंड इट कंप्रेसेस द एयर, और देन कोर में बर्निंग होता है, देयर इज अ बाईपास डक्ट एंड जाके दिस फंक्शन हैपन्स. बट ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है एंड ऑप्टिमम प्रेशर पे. तो एयरप्लेन फ्लाई कितने पे करती है? 330 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर या मैक्सिमम 500 किलोमीटर पर आवर, जो कमर्शियल जेट्स हैं. सो उनमें कमर्शियल जेट में कमर्शियल इंजन्स लगे होते हैं एंड दैट वर्क्स लाइक दैट. बट रैमजेट एंड स्क्रैमजेट दे आर सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक स्टेज पे. देखो, व्हेन अ बॉडी, लेट्स से जेट इंजन और अ जेट क्राफ्ट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ Mach, तो एयर इज कंप्रेस्ड सो मच बिफोर द, जैसे ये जेट मूव कर रहा है, तो बिफोर दिस जेट कैन मूव
यहाँ पे एयर ना कंप्रेस होने लगता है। सो लेट्स से ये जेट ऐसे मूव कर रहा है, ओके, दिस जेट इज मूविंग लाइक दिस, और इसके सामने की जो हवा है ना वो बेंड होने लगती है इसके साथ, एंड दिस क्रिएट्स अ बैरियर। तो अब जब ये बैरियर बन जाएगा तो इस इंजन के अंदर कैसे जाएगा हवा? अब हवा जब नहीं जाएगा तो ये कंप्रेस कैसे होगा? तो इस स्टेज पे मार्क अराउंड Mach 3, Mach 4, इवन Mach 2 के स्पीड पे यू कैन नॉट यूज योर रेगुलर इंजन्स। तो वहाँ पे क्या यूज होता है? रैम जेट्स। दीज आर सबसोनिक कस्टम कंबशन इंजन्स, एंड देन these are scramjets, these are supersonic combustion ramjets, these are ramjet itself but they are SRAMjet, यानी कि scramjet बोलते हैं उनको, वो supersonic combustion ramjets हैं। so SC ramjet, तो scramjet बन गया ये। this is ramjet and this is subsonic combustion। अब देखो इसका प्रोसेसिंग क्या होता है कि देयर इज अ कोन हियर। आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल के कंसेप्ट में, ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसे ही। सो क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा कौन होता है विच कैन मूव, एंड देन एयर इज डायरेक्टेड थ्रू दिस, यहाँ पे एयर डायरेक्ट होता है, एंड दिस इज वेयर द कंबसन हैपेंस। सो ये इनलेट है, सो दिस इज रैमजेट कंट्रोलिंग, और ये कंट्रोल कैसे हो रहा है? थ्रू कंप्रेशन, एंड सिंस इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन द एयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अब ये कंबसन हो ही सकता है अराउंड Mach 3। सो फॉर दिस इंजन टू रीच Mach 3 तभी जाके ये कंबसन पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज देर इज नो इंजेक्टर और नो इग्नाइटर यहाँ पे, ये कंप्रेशन से ही इग्नाइट होता है। सो इसी को Mach 3 के स्पीड पे पहुंचाने के लिए SRB यूज होते हैं, दैट इज सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। तो SRB का काम क्या होता है, जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल में भी देखा होगा कि वो पहले ऐसे टेक ऑफ करता है फुल स्पीड में, देन इट चेंजेस द डायरेक्शन, ऐसे जाके ऐसे चेंज करता है डायरेक्शन। तो जब यहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करता है ना, तो ये मार्क स्पीड पे पहुंचाने के लिए ही, यहाँ से लेके इसको मार्क स्पीड पे पहुंचाने के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज होता है यहाँ से। वंस इट रीचेस द मार्क स्पीड तो SRB जेटसेंट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं उससे, एंड देन द मिसाइल ट्रैवल्स विथ इट्स लिक्विड फ्यूल। तो रैमजेट के कुछ फैक्ट्स देख लिए हमने, कैसे काम करता है। हाई स्पीड कंप्रेशन, देयर इज नो कंप्रेसर, इसमें कोई एड ऑन कंप्रेसर नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि कमर्शियल जेट्स में देयर इज टर्बो फैन हियर जो एयर को कंप्रेस कर रहा है, एंड देन वो कंबसन चेंबर में जा रहा है, एंड देन देयर इज अ बाईपास डक्ट, बट इसमें देयर इज नो कंप्रेसर। एयर इज कंप्रेस्ड थ्रू द नेचुरल मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द रैमजेट इन द एयर, ठीक है। सो एयर इज intaken through the channel at the front, compression happens by the shape, देखो लिखा है by the shape, इस शेप से कंप्रेशन होता है, combustion at subsonic speed, and then thrust, releasing air gives out the thrust, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एयर, हॉट एयर इधर जाता है, and then it pushes, gives the thrust here। लिमिटेशन क्या है कि ये जो रैमजेट्स हैं, दिस कैन नॉट गो अबव Mach 6। तो Mach 6 से ऊपर जाने के लिए हमें चाहिए स्क्रैमजेट, विच इज सुपरसोनिक रैमजेट्स, और इसकी रेंज होती है 3 से 6 माक, दैट इज 3 to 6 times स्पीड देन ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। एंड दीज आर रैमजेट्स आर आइडियल फॉर सबसोनिक एंड सुपरसोनिक स्पीड, ओके, अप टू सुपरसोनिक मार्क पे। देन कम्स स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट में भी सब कुछ सेम है लगभग, एंड जस्ट यहाँ पे जो ये होता है कोन, इट इज मूवेबल कोन, सो इट कैन एडजस्ट अपने कंप्रेशन के एरिया को, कंप्रेशन के रेट को, दिस कैन एडजस्ट, ओके। और ये क्या है, दिस इज एडवांस्ड रैमजेट सुपरसोनिक थ्रू कंबशन, दिस अचीव सुपरसोनिक स्टेज थ्रू कंबशन। एडवांटेज क्या है, ये थर्मोडाइनमिक लॉसेस को अवॉइड करता है, लाइक ऑफ रैमजेट। रैमजेट में क्या होता है, वंस इट हीट्स अप बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर 3 से 6 मार्क के बीच में, ये काम करना बहुत धीरे हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। देखो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू ऑल दिस फैक्ट, वरना ना ये सब अभी लगेगा और एक छोटा सा क्वेश्चन स्प्रिंकल कर देगा प्री में कि डिफरेंस बिटवीन रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। एक स्टेटमेंट रहेगा, बोलेगा आइडेंटिफाई विच गोज विथ वॉट, बताइए 3 लेयर ऑफ स्टेटमेंट 1 वेरीफाई स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 वेरीफाई स्टेटमेंट 3, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, समझ ही गए क्या होता है। देन दिस वर्क्स, इसका वर्किंग रेंज क्या है 5 to 12। देखो सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछ देता हूँ, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, यहाँ पे 4 स्पीड ले लिया है, A B C D मैच करो,
तो पता होना चाहिए कौन सा स्पीड किसका है, राइट। और रॉन्ग भी हो सकता है, उसके बीच में रॉन्ग आंसर भी हो सकता है, ये नहीं कि जो सबसे कम है उसको हम सबसोनिक में मार्क कर देंगे, सबसे ज़्यादा उसको हाइपरसोनिक मार्क कर देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। इसका भी प्रोसेस सेम है, इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, कंबसन, एंड द थ्रस्ट इज थ्रू द एग्जॉस्ट। ये एग्जॉस्ट देता है एंड द ऑपोजिट पोर्शन है, ऑपोजिट रिएक्शन इज थ्रस्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखो, रैमजेट एयर स्लो सबसोनिक स्पीड के लिए, रिमेंबर, स्क्रैमजेट कीप्स एयर सुपरसोनिक थ्रू आउट। यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपरसोनिक हवा आ रहा है उसको यहाँ पे स्लो डाउन करके सबसोनिक रेंज में ला जाता है, बट यहाँ पे इट इज सुपरसोनिक थ्रू आउट द चैनल, इनलेट से लेके आउटलेट तक इट इज सुपरसोनिक, ठीक है। और सिंस इट इज सुपरसोनिक, द थ्रस्ट आफ्टर द फ्यूल इंजेक्शन makes the flight whichever it is mounted to go at a hypersonic speed. What is hypersonic speed? मार्क 5 से 12 के स्पीड पे जा रहा है, ठीक है। अब एंड कैन रीच अप टू थियोरेटिकली मार्क 24 भी रीच कर सकता है, एंड दिस स्टेज इज हाइपरसोनिक स्टेज, ठीक है। सो हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं अभी? एट प्रेजेंट इंडिया probably is not using this in any missile system. I guess it is being used in our BrahMos. Okay, this is it for Astra missile and Ramjet. ठीक है, चलो। Topic for discussion is prison. Why it was in news? Recently, Delhi government has decided to revamp its jail and prison, and this topic becomes relevant for GS2 गवर्नेंस का पार्ट। पर्टिकुलरली दिस टॉपिक इज प्री के लिए, वैसे ये मेंस के लिए भी काम आ सकता है, बट ये प्री के लिए है। अब देखो, प्रिजन के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। वो स्टेट लिस्ट में आते हैं प्रिजन। रिमेंबर, रिसेंटली वी हर्ड सम न्यूज लास्ट टू लास्ट ईयर दैट सम XYZ culprit have been released by certain state government और स्टेट प्रिजन। सो सेंटर ने उसको रिलीज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज नहीं किया, या किसी कोर्ट ने नहीं रिलीज किया, स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया उसको। Why? Because prison is in state list, 7th schedule में this is in under 2nd list of state list. Legal framework क्या है इसके regarding? Every state has their own policies for prison, but एक model law जो होता है वो center देती है, which is called Model Prison Act. And how will state regulate it? It is decided through वेरियस लेजिस्लेशन, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। अब देखो, ये 1894 का है, रिमेंबर, हम अभी तक उसको लेके चलते आ रहे हैं। एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या था? अर्लियर दिस वाज प्रेजेंट विथ सेंटर, ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट थी वहां पे प्रेजेंट था। बट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां पे उनको शो करना था दैट दे आर डिवैल्यूएटिंग द पावर, उन्होंने क्या किया? प्रिजन को स्टेट लिस्ट में दे दिया, एंड एवर सिंस देन प्रिजन इज इन स्टेट लिस्ट। सो प्री के टॉपिक्स में हमारे पास क्लियर है कि स्टेट हमारा, सॉरी, प्रिजन हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है। मॉडल लॉ सेंटर इशू करता है। लीगल फ्रेमवर्क हर स्टेट का अपना होता है, ठीक है, मैनेज देयर ओन यूजिंग देयर स्टेट स्पेसिफिक प्रिजन मैनुअल्स, बट लेजिस्लेशन इज गाइडेड थ्रू प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था? इट वॉज इन द फेडरल लिस्ट after Government of India Act 1935. It was in the provincial list. Earlier it was in federal list. Okay, this is of the, इतना ही न्यूज़ था। So I am covering both PIB and newspaper as well. देखो, न्यूज़पेपर और PIB में कई बार ओवरलैप होता है। You can simply go here, आपके पास ये दोनों चीज़ अवेलेबल हैं, you can go and check. Sorry, I guess the access is right now it's not there, but you can always go and check it. That's it for the prison. Next topic. The topic for discussion is Gaganyaan. Okay. This becomes relevant for our GS3 Science and Technology. और ये वाला पर्टिकुलर न्यूज़ इज रेलिवेंट फॉर प्री मेंस में भी कहीं हम कोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए दिस इज रेलिवेंट फॉर प्री। सो गगनयान क्या है? It is India's first human space flight mission, and it is conducted by ISRO. What is ISRO? ISRO is Indian Space Research Organization. अब देखो, इस गगनयान के कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला होगा क्रू मॉड्यूल है, ठीक है। देन देर इज रॉकेट, विच रॉकेट विल टेक इट, तो पढ़ लेंगे इसी के आधार पे। तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे मिशन का?
द ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडियाज इंडिजिनस कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमन टू लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखो व्हाट इज लो अर्थ ऑर्बिट, ये आपको पता होना चाहिए। लो अर्थ ऑर्बिट इज, जैसे ये अर्थ है हमारा, सो फ्रॉम 60, मैं ऐसे तो बहुत बड़ा बना दे रहा हूँ, 60 किलोमीटर्स ईयर, फ्रॉम 60 किलोमीटर्स टू अप टू 2000 किलोमीटर, 60 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर इज एरिया अंडर LEO, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। अब यहीं पे सारी सैटेलाइट, ऑलमोस्ट पोलर सैटेलाइट्स यहीं होती हैं। द सैटेलाइट विच आर बियॉन्ड दिस अप टू 25,000 किलोमीटर, दे आर कॉल्ड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, दे मूव विद द स्पीड ऑफ अर्थ। और जब ग्राउंड से देखोगे तो ये हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये लगेगा कि ये सैटेलाइट स्टेशनरी है। सो दिस इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। समझ गए ये लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट लो अर्थ ऑर्बिट इज। लॉन्च व्हीकल जो यूज होगा इस क्रू कैप्सूल को लॉन्च करने के लिए, द लॉन्च व्हीकल इज GSLV। पहले इसको GSLV बोलते थे, विच वॉज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बट नाउ दिस हैव बीन टर्म्ड इनटू LVM, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब इसको हम GSLV नहीं बोलते हैं, इसको LVM बोलते हैं, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। सो इट इज इंडियाज हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल, ओके, सबसे। और सिंस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सबसे दूर होता है, तो दिस इज वन विच कैन कैरी लॉट ऑफ प्रोपेलेंट, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट क्या होंगे इस पूरे गगनयान के? गगनयान के कंपोनेंट 3 हैं बेसिकली। वन इज क्रू मॉड्यूल, देन देर इज सर्विस मॉड्यूल, एंड देन देर इज प्रपल्सन मॉड्यूल। इसका काम क्या है? इसका काम है टू मेक द एयरक्राफ्ट एस्केप द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये एस्केप वेलोसिटी पे ले जाके, एंड इट प्लेसेस द स्पेसक्राफ्ट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद से देर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ दैट कैप्सूल, विच इज क्रू मॉड्यूल, जिसके अंदर क्रू बैठेंगे, एंड देन देर इज अ सर्विस मॉड्यूल विच प्रोवाइड्स ऑल द लाइफ सपोर्ट टू द, लाइफ सपोर्ट हो गया, प्रपल्सन सपोर्ट हो गया टू द क्रू मॉड्यूल, ठीक है। एंड देन इसके अभी जो गगनयान के पहला मिशन होने वाले हैं, अभी मतलब गगनयान के वैसे कई मिशन होंगे, जो पहला मिशन होने वाला है दैट इज G1 गगनयान 1, सेकंड मिशन होगा गगनयान 2, एंड थर्ड मिशन होगा गगनयान 3, जिसमें कि थर्ड मिशन विल बी गगनयान 3 विल बी ह्यूमन फ्लाइट। सो फर्स्ट फ्लाइट इज कंप्लीटली एम्प्टी फ्लाइट। इसका काम क्या है? इसका काम है ELCS को चेक करना, सॉरी ECLSS को। व्हाट इज ECLSS? दैट इज एनवायरमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ECLSS। GS1 एंड GS2 2 अनक्रूड मिशन होंगे। GS3 विल बी आवर फर्स्ट क्रूड मिशन, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। अब आप मुझे बताओगे हु आर दोज 3 एस्ट्रोनॉट्स? यू विल राइट इन द कॉमेंट अबाउट दोज 3 एस्ट्रोनॉट्स। अभी रिसेंटली इनमें से एक has gone to SpaceX Axiom capsule में to International Space Station. You will give me all their names, okay? अब बताओगे literally, if you are serious, you will tell me in the comment. G3 will be our, that is Gaganyaan 3rd will be our first crewed capsule. ये जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में फ्रॉम 300 to 400 किलोमीटर। आपको बताया ना मैं कि 60 से लेके 2000 किलोमीटर तक इट्स लो अर्थ ऑर्बिट। इसमें कहीं भी प्लेस कर सकते हैं हम। इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अप टू, ISS का कहाँ पे प्लेसमेंट है? अराउंड 550 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इट इज ऑल्सो लो अर्थ ऑर्बिट, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इस पूरे मिशन का सिग्निफिकेंस इज दैट आफ्टर दिस मिशन इज सक्सेसफुल, इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री टू हैव देयर ओन कैप्सूल मॉड्यूल विच इज ह्यूमन फ्लाइट वर्दी। इससे पहले कौन कौन सा है? USA, रसिया एंड चाइना, राइट? USA एंड रसिया आर हैविंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कोलैबोरेशन, एंड चाइना हैव बिल्ड देयर ओन स्पेस स्टेशन। व्हाट इज देयर ओन स्पेस स्टेशन कॉल्ड? आप ये कमेंट में बताओगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इज
इस प्रोजेक्ट में कौन कौन दे रहा है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन? इट इज गिवन बाय रशिया एंड फ्रांस. रशिया एंड फ्रांस आर द टू कंट्री हु आर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. अब देखते हैं इसके कुछ फैक्ट. व्हाट आर द फैक्ट रिलेटेड टू दिस कैप्सूल? इसके 3 स्टेज हैं. ओके, द फर्स्ट स्टेज इज SRBs. दीज आर सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स along with liquid propellant. ठीक है. सेकेंड स्टेज इज लिक्विड प्रोपोलेंट एंड द थर्ड स्टेज इज ऑल्सो लिक्विड प्रोपोलेंट. ठीक है. सो जो थर्ड स्टेज है इट यूजेस लॉक्स एज प्रोपोलेंट. व्हाट इज लॉक्स? दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन एज अ प्रोपेलेंट के रूप में यूज करता है ये. एंड देन द सेकेंड कोर इज ऑल्सो द लिक्विड कोर. ठीक है, ये N2O2 यूज करता है. एंड द फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड रॉकेट बूस्टर जिसको SRBs बोलते हैं. इनका काम क्या होता है? टू लिफ्ट द रॉकेट फ्रॉम द ग्राउंड. और दूसरी कंपोनेंट क्या है? ये तो हो गया HLVM. व्हाट इज दैट? दैट इज ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3. और ये गगनयान का मिशन को फर्स्ट, इट विल बी द फर्स्ट मिशन टू कैरी ह्यूमंस फ्रॉम इंडियन सॉइल टू LEO, लो अर्थ ऑर्बिट. राइट. अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं. देखो ये वैसे वैलिड फैक्ट, मतलब वैलिड मतलब इसको याद करना वैलिड पॉइंट नहीं है, बट स्टिल विल हैव इट इन माइंड. लिफ्ट ऑफ मास कितना है? 640 टन, यानी कि 640,000 kgs लेके जा सकता है, जिसमें कि पेलोड कैपेसिटी 4,000 kgs है. व्हाट इज द डिफरेंस? ये पूरे व्हीकल का मास जो है ना लिफ्ट ऑफ के टाइम पे इट कैन बी 640 टन्स एंड द पेलोड विच इट कैन कैरी, इतना ही पेलोड कैरी कर पाता है ये, विच इज अराउंड 4,000 किलोमीटर, sorry 4,000 kilograms. एंड इट कैन टेक अप इट अप टू जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट जिसको GTO बोलते हैं, वेयर द सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड. बता दिया गगनयान 1 अनक्रूड मिशन होने वाला है. दिस विल चेक योर ECLSS. दैट इज what is ECLSS is? इट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि टेस्ट करना है हमें कि हम लॉन्च कर पा रहे हैं या नहीं, हम लॉन्च करने के बाद री एंट्री कर पा रहे हैं या नहीं, री एंट्री करने के बाद कंट्रोल डिसेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड देन वेरियस जेटसेंट सही से हो पा रहा है नहीं, एंड देन द स्प्लैश डाउन इन द वाटर, स्प्लैश डाउन सही से कर पा रहे हैं. इफ दिस हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कोइंसिडेंटली नहीं हो गया, इसके लिए हम सेकेंड फ्लाइट भी करेंगे. एंड देन जब 2 बार हम इसको प्रूव कर देंगे दैट इट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, देन थर्ड में वी लॉन्च ह्यूमंस. बट सेकेंड में हम क्या करेंगे? सेकेंड में हम एक रोबोट लॉन्च करेंगे, दैट ह्यूमनॉइड जिसको बोलते हैं ह्यूमनॉइड. इसका नाम है व्योमित्रा. व्योम का मतलब होता है, व्योम का मतलब होता है संस्कृत में आसमान या आकाश बोलो उसको, व्योम मित्र. सो फ्रेंड ऑफ स्काई. इसको हम सेकेंड में लॉन्च करेंगे. एंड टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ लिफ्ट ऑफ एंड री एंट्री एंड स्प्लैश डाउन ऑन ह्यूमन बॉडी, उसको सिमुलेट करके देखेंगे. बिकॉज दीज, देखो ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार कर रहे हैं. देयर आर कंट्रीज हु हैव डन इट. पीपल आर कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कमिंग बैक, बट दोज डेटास आर वेरी सीक्रेट. वो हेविली गार्डेड डेटा है. सो वी नीड आवर ओन डेटा. सो वी आर गोइंग टू डू दिस प्रोसेस ऑफ humanoid robot transfer and then understanding the whole process of how Gaganyaan will finally take our humans to space and bring them back from the low earth orbit. So this was it for Gaganyaan. Chalo. Topic for the discussion is now GI tags. Recently, why this is in news? Recently, a Jodhpuri, that is footwear जिसको बोलते हैं मोजराई जूती, मतलब इट्स कॉल्ड मोजारी राइट, मोजारी, इफ सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, मोजारी को, इट्स अ 200 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, इसको GI टैग मिला है. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि GI टैग किसको मिला है. इंपॉर्टेंस इज GI टैग मिलने के बाद क्या बदल जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस आफ्टर GI टैग. सो GI टैग मिलने के बाद, और ये पहले बताओ ग्रांट कौन करता है? इट इज ग्रांटेड बाय सेंटर. स्टेट कैन नॉट ग्रांट इट, सेंटर ग्रांट्स इट. So after a product receives GI tag, it gets what is called as legal protection. What does legal protection mean? Legal protection का मतलब है कि अब इसको प्रोड्यूस करने का राइट उसी लोकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में है.
इफ इट इज प्रोड्यूस समवेयर एल्स, फॉर एग्जाम्पल लो इसका जो कारीगर होगा वो लखनऊ चला जाता है, एंड इफ इट प्रोड्यूसेस इट इन लखनऊ, विल इट हैव जीआई टैग? नो, बिकॉज इसका नाम ही है जोग्राफिकल इंडिकेटर. इट हैज टू कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन. एंड देन व्हाट हैपेंस, अगर इसको कोई और बनाता है एंड जीआई टैग लगाता, जीआई टैग नहीं लगाता है, तो वी कैन डू व्हाट, अनऑथराइज यूज बता सकते हैं उसका, प्रिवेंट काउंटरफिटिंग. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. प्री में देयर कैन बी सिंपल क्वेश्चन दैट जीआई टैग गारंटीज व्हाट, लीगल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है. लीगल प्रोटेक्शन जरूरी नहीं कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट गारंटी करे या नहीं करे, क्वेश्चन में पूछ सकता है या नहीं पूछे, बट प्रॉब्ली लीगल प्रोटेक्शन इज द प्रोबेबल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है कि वंस अ प्रोडक्ट इज गिवन अ जीआई टैग, लोग इसको ना इज्जत भरी नज़रों से देखने लगेंगे. अब जैसी इज्जत भरी नज़रों से देखने लगेंगे, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा. अब जब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, so the manufacturer or the craftsmanship who is making it, not manufacturer, craftsmanship will be the right word, so the craftsman who is making it can charge a premium amount, कि हाँ इसमें इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, because it's a traditional skill which he have learned and garnered through years and years of generations of practice. So इसके लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता है, which will be what, a stable income for those who are involved in the craftsmanship of whatever the product has received GI tag. Then इसका और significance क्या होता है, that government of India is recognizing that particular product as a traditional product or as a traditional craftsmanship in this case. और उससे क्या होता है, उसको एक ट्रेडिशनल सेफ गार्ड मिलता है उस ट्रेडिशनल नॉलेज को. देयर इज अ सेफ गार्ड ऑफ द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द इंडिजिनस प्रोडक्शन मेथड को भी. अब जैसे मान लो बिहार के मखाना को मिला है, तो अगर मखाना कल को यूपी इलाहाबाद में उगाने लग जाए, तो डज दिस mean that makhana is also a GI tagged makhana because makhana has a GI tag? No. The makhana produced at only that particular geographical location will be having the GI tag which has been granted to it. And then once a product is given GI tag, it can ship with that GI tag. So international market maybe there will be a recognition that this tag in itself assures a quality control, assures that the product is genuine, assures that this product is of true origin and true craftsmanship. इसको कोई फैक्ट्री में कोई नकली तरीके से नहीं बना दिया गया. So overall GI tag is what? It gives a legal protection to what? A product. प्रोडक्ट के किस चीज़ को? उस प्रोडक्ट के आइडेंटिटी को. And does what? It enhances the market value. देखो अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया कि significance of GI tag in protecting the craftsmanship or protecting the traditional knowledge, so you can write this answer. So this becomes relevant for both pre and means. So GI tag क्या हो गया? Legally protect the product identity while enhancing market value, consumer trust, market value, consumer trust and producers income. तो प्रोड्यूसर भी निश्चिंत है कि उसके पास बार्गेनिंग पावर आएगा. अब देखो कभी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो आप क्या देखते हो कि आप शुरू करो 500 से, एट लास्ट आके उसको 50 रुपये में खरीद लेते हो. वाई? बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज इधर नॉट दैट वर्दी, क्राफ्टमैनशिप द क्राफ्टमैन नोज इट, और इधर इट इज नॉट लीगली प्रोटेक्टेड. सो उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है इस क्राफ्टमैनशिप के पास. सो वंस इट गेट्स अ GI टैग, नाउ ही नोज दैट माई प्रोडक्ट इज अ क्वालिटी अश्योर्ड प्रोडक्ट, आई हैव रिसीव्ड अ टैग, सो ही हैज़ अ बार्गेनिंग पावर. उसके पास एक बार्गेनिंग पावर होती है. सो दैट्स इट फॉर द GI टैग. We have covered this for both pre and mains के perspective से. The topic for discussion is Pandavani. What is Pandavani? This topic becomes relevant for GS1 art and culture के लिए, for pre specifically, not at all for mains, but for pre it becomes very important. Question can come by just giving the description that this is a folk art originating from Chhattisgarh, also practiced in Madhya Pradesh and Odisha. It depicts depiction through singing, narration, dialogue, acting and music. Depicts Mahabharata ka tales. What the art is. So you must be knowing कि पंडावानी क्या है. So it's a Pandavani is a folk storytelling and musical tradition of Chhattisgarh based on episodes of महाभारत के कहानियों को ये दर्शाता है थ्रू देयर एक्ट. ठीक है. इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. परफॉर्मेंस जो है इसका वो कंबाइन करता है किस चीज़ को? सिंगिंग को, नरेशन को, डायलॉग, एक्टिंग एंड म्यूजिक. स्टेटमेंट कैन बी क्रिएटेड दैट पंडावनी आर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ uses only singing, narration, dialogue.
बट हमें पता है कि म्यूजिक भी यूज होता है. सो आई एम जस्ट मेकिंग अप अ क्वेश्चन. द क्वेश्चंस कैन बी इन एनी पॉसिबल वे. सो द इंस्ट्रूमेंट यूजेस तंबूरा. व्हाट इज तंबूरा? इसको एक तारा भी बोलते हैं. रिमेंबर यू हैव सीन अ इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस जो मीराबाई के हाथ में होता था, एंड देन इट हैज़ एक ही तारा होता है इसमें. एक तारा बोलते हैं इसको, तंबूरा भी बोलते हैं. ठीक है, कई जगह पे दो तारा भी बोलते हैं. इट समटाइम्स हैज टू स्ट्रिंग्स एंड इट सर्व्स एज अ प्रिंसिपल प्रॉप. इसको लेके ही हाथ में प्ले किया जाता है. ये भले इसको ये आर्टिस्ट इनको ना बजा रहा हो, बट इट्स अ रिक्वायर्ड प्रॉप फॉर दिस आर्ट टू बी कॉल्ड एज पंडावनी. अब देखो इनके दो मेन स्टाइल होते हैं. दिस इज़ वेरी डीप नॉलेज, बट अगेन इट इज़ हमें पढ़ना चाहिए बिकॉज दिस वॉज देयर इन न्यूज़. सो पंडावनी के दो स्टाइल हैं. जब अगर सीटेड स्टाइल होता है, जैसे हम डिफरेंट पढ़ते हैं स्टाइल्स ऑफ बुद्धा, सीटेड स्टाइल, स्टैंडिंग स्टाइल, लेइंग डाउन स्टाइल, तो ऐसे ही जैसे अलग अलग डांस फॉर्म में भी पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स में. सो उसमें वेदमती इज सीटेड पोजिशन, नैरेटिव स्टाइल, सीटेड नैरेटिव स्टाइल्स. एंड देन कपालिक इज डायनामिक, जहाँ पे द परफॉर्मर इज एक्टिंग कॉन्स्टेंटली मूविंग. ठीक है, ड्रामेटिक स्टाइल विथ डिफरेंट एनैक्टमेंट ऑफ द कैरेक्टर. वो एक्सप्रेशंस डालेंगे उनके अंदर, वो तरह तरह के फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे थ्रू देयर आईब्रोज का यूज़ तो मेजरली कथक एंड कथकली में ज़्यादा होता है, बट अगेन अ डायनेमिक डांस फॉर्म है ये. इंपॉर्टेंट क्या है इसका? इट सिंस इट इज़ डूइंग थ्रू सिंगिंग, नरेशन एंड डायलॉग, इट इज़ प्रिजर्विंग द ओरल ट्रेडिशन एंड दिस इज एन इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज. ओके फाइन. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कीवर्ड्स. इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज है, ओरल ट्रेडिशन है. ठीक है, महाभारत के एपिसोड्स को बताता है. एंड देन एक छोटा सा इनके प्रोपोनेंट है, मतलब प्रोपोनेंट के नॉट छोटा सा बट है बहुत बड़े प्रोपोनेंट है. छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोनेंट. सो रिसेंटली इनको अवार्ड किया गया है. व्हाट? पद्म विभूषण दिया गया था. पद्म भूषण 2003 में मिला था, विभूषण 2019 में मिला है. अभी रिसेंटली इस पूरे एक्ट को जो ये तीजान बाई जी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है. राइट. सो ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड विथ पद्मश्री in 1988, Padma Bhushan in 2003 and Padma Vibhushan in 2019. And she has popularized Kapalik, the dynamic dance form. Okay. And इनका importance क्या है? She was the first woman from Pradhi community to publicly perform Pandavani. So ये क्या था? She was in news for breaking cultural stigma. This is the reason she was in news, and since she was in news, so this dance form became important for us. Fine. This was all for Pandavani. Topic for discussion is E0 FIR. अभी तक हमने 0 FIR पढ़ा है. ठीक है, FIR पढ़ा है. What is E0 FIR? This topic becomes relevant for GS2 गवर्नेंस वाले पोर्शन में. So what do you understand? पहले बताओ 0 FIR को मतलब क्या है? See, whenever an FIR registered into diary of a police station, उस FIR को एक सीरियल नंबर मिलता है. ठीक है, सीरियल नंबर तभी मिलेगा जब वो डायरी में एंट्री होगी, और डायरी में एंट्री होने के लिए उसको किसी एक पुलिस स्टेशन, किसी एक कोतवाली में, किसी एक थाने में एंट्री लेना पड़ेगा. नाउ फॉर लेट्स से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो किसी XYZ जगह पे हुआ था, एंड आई फाइंड नो वन देयर, और मैं थोड़ा आगे चलते चलते मैं दूसरे थाने में पहुंच गया, दूसरे थाने के जुरिस्डिक्शन में पहुंच गया. तो क्या सिंस वो जो क्राइम मेरे साथ हुआ है, क्या उसकी FIR लिखाने के लिए मुझे उसी जुरिस्डिक्शन में जाना पड़ेगा? पहले केस ऐसा ही था कि यू हैव टू ट्रैवल बैक टू दोज जुरिस्डिक्शन एंड गेट योर रिपोर्ट रिटन देयर. बट नाउ आफ्टर 0 FIR, द मैकेनिज्म इज दैट इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग द विक्टिम्स एट द स्टेशन, द पुलिस whoever is present at that time in the police station will register that FIR under the serial number 00 or 0. Fine. Why is it important? Because it gives an immediate start to the investigation towards that crime and finding out the true or a step towards justice. So the concept of 0 FIR allows a victim to walk into any police station in India, remember, to report a cognizable offense.
व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पता है आपको? सो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा है जिसमें कि आपको हिदायत नहीं, मतलब आपको लीनियंसी नहीं मिल सकती है। नॉन कॉग्निजेबल इज उसमें आपको लीनियंसी मिल सकती है। कॉग्निजेबल इज ग्रेव ऑफेंस इवन इफ द क्राइम अकर्ड एंटायरली आउटसाइड दैट स्टेशन टेरिटरी बाउंड्री, तब भी आपको ये लिखना पड़ेगा बिकॉज द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम इज मोर। जैसे मान लो ऐसा कुछ रेप हो गया है, कुछ ऐसा some heinous crime has happened, in that particular case what happens is this becomes a cognizable offense and zero FIR becomes very important. So what is the goal? The goal is that investigation starts immediately, and once the investigation is taken its head start, then that particular file or the document is transferred to the जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर इट हैज़ हैपेंड, बिकॉज उनके पास ज़्यादा अच्छा सोर्स होगा उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए। तो जीरो FIR मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो दैट विक्टिम डज नॉट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ bureaucratic hurdles or legislative hurdles. So legislative hurdle is more appropriate term. So legislative hurdle. Okay. So he does not have to go through that. Just 1 second. Yes. And then it is transferred to the police station of the jurisdiction. Now what is E0 FIR? अब इसी मैकेनिज्म को ना ऑनलाइन ले आओ, इलेक्ट्रॉनिक FIR, इलेक्ट्रॉनिक जीरो FIR. अब इलेक्ट्रॉनिक जीरो FIR इज नॉट नेसेसरली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस बट एनी ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे अभी ऑनलाइन अरेस्ट होने लग गया है, वीडियो कॉल पे अरेस्ट होने लग गया है, जिसको क्या बोलते हैं होम अरेस्ट और वॉट एवर द अरेस्ट इज कॉल्ड. तो ये जो अरेस्ट होने लग गया है, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट सॉरी, सो इसके ऐसे ऐसे साइबर क्राइम्स के लिए E0 FIR आया है, सो दैट द विक्टिम कैन रजिस्टर इट एज सुन एज इट हैपेंड. बिकॉज क्या होता है कि डिजिटल स्पेस में ना टाइम इज एवरीथिंग. अगर उसको ट्रैवल करके जाने में लग जाएगा और उसके साथ फ्रॉड हुआ है, सो द मनी विल बी साइफंड आउट ऑफ द कंट्री इमीडिएटली. सो बिफोर दिस कुड हैपन एंड इफ ही गोज एंड रिपोर्ट इट्स ऑनलाइन, सो इसकी एक ऑटोमेटिक थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म है. क्या कि जैसे ही अगर रिपोर्ट में वो 10 लाख से ऊपर का रिपोर्ट होगा, द बैक एंड सिस्टम विल ट्रिगर एन ऑटोमेटिक प्रोसेस वेयर द अमाउंट इज ट्रेस्ड इमीडिएटली एंड ब्लॉक्ड, सो दैट मूवमेंट जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो, कोई मूवमेंट उस अमाउंट में नहीं हो पाए. द गोल इज वॉट? इंस्टेंटली ट्रैक और फ्रीज द स्टोलन फंड. मैकेनिज्म क्या है कि नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पे वो जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है द विक्टिम, और ही कैन ऑल्सो कॉल और ही कैन ऑल्सो कॉल्ड 1930. एंड दिस एंटायर मैकेनिज्म इज डन थ्रू होम मिनिस्ट्री का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज I4C, दैट इज साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. फाइन. और जैसे ही ये रजिस्टर होता है, द इंफॉर्मेशन गोज टू व्हाट? CCTNS. What is CCTNS? This is Crime Criminal Tracking Network System. It is developed by our Home Ministry. For what? That the record of a criminal or record of a crime happening anywhere is available to any police station at any place. एक तरह से इसको सेंट्रल डेटाबेस की तरह समझो, ठीक है. तो अल्टीमेटली what is our key takeaway? That zero FIR ensures immediate physical police action, whereas E0 FIR ensures immediate डिजिटल एक्शन, है ना. थ्रेशोल्ड यही कि 10 लाख का थ्रेशोल्ड है और गोल इज इंस्टेंटली ट्रैक एंड फ्रीज. वाई? बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग इन दिस केस. फ्रॉडस्टर कैन साइफन द मनी आउट ऑफ द कंट्री एंड बोथ टूल वर्क्स टुगेदर. व्हाट? फास्टर रिस्पॉन्स गवर्नेंस में लिख सकते हैं कि बोथ टूल्स वर्क टुगेदर फॉर फास्टर गवर्नेंस फॉर द सिटीजन. दैट्स इट फॉर द E0 FIR. The topic of discussion now is India's marine export. Why this was in news? Because the data recently released by Indian government shows that despite 58% of US tariff, India exported more than what it was exporting in the last financial year 2025-2026 in terms of marine produce. कितना था? Earlier it was 62,000 crore. Now it went up to 73,800 crores.
And the fact is, despite US putting an export ban, it was US which was the biggest buyer. Over 40% of our marine produce has gone to what? Towards USA's market. And the current status of marine production in India is that marine production is happening only up to 40 to 50 nautical miles. So what is a nautical mile? 1 nautical mile is equal to 1.8 kilometer, right? Yeah, 1.8 kilometer or something. Not exactly. So I don't remember exactly. Don't take this for a face value. आप search कर लेना एक बार. So at present क्या है? Most of the fishing activities are happening up to 40 to 50 nautical miles में. But हमें पता है UN क्लॉज के तहत 200 nautical mile तक जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. सो वाई आर वी नॉट यूजिंग दिस पोटेंशियल? एंड 200 nautical mile के बियॉन्ड इज हाई सीज. सो हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? अब जब 40 to 50 nautical miles में ही हम इतना हैवी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन इफ वी गो बियॉन्ड दिस, द पॉसिबिलिटी इज immense. So the government has come up with the new framework for sustainable harvesting. Sustainable harvesting of what? The marine produce. उनको excess over exploitation भी नहीं करना है, so that the entire production goes to loss. So new framework क्या बताता है? It guides on how to harvest high value species, promote responsible fishing practices, and boost India's marine export even as of what we have done. Possibility तो और भी है ना यहाँ पे 200 nautical mile तक में. And then ensure that sustainable marine resources are used. ये नहीं कि over exploitation करके we just eradicate everything, extinct ही करा दें. So it has to be sustainable. Now we know कि up to 200 nautical miles तो हमारा territory exclusive economic zone है. Since we are not able to tap in, this framework becomes very important for expanding India's marine production. This is important for economy as well, and agriculture में allied sector में also this becomes very important in GS3 economy and in GS3 agriculture के allied sector में भी. Okay, this was it for the marine export. देखो बहुत सारे न्यूज़ रहे हैं, PIB में भी बहुत सारे न्यूज़ रहे हैं, अखबार में भी, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम बिकॉज आपका वो स्टैटिक में कवर होगा. आई डोंट वांट टू मेक अनदर बल्क फॉर यू. ना मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ना मैं आपके लिए बनाता हूँ. ओके, दिस वॉज फॉर मरीन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया. टॉपिक फॉर डिस्कशन नाउ इज डायरेक्ट सीडेड राइस. व्हाट इज डायरेक्ट सीडेड राइस? अब बताओ पहले राइस का कल्टिवेशन होता कैसे है. तो ट्रेडिशनल कल्टिवेशन का मेथड होता है कि इस प्रोसेस को बोलते हैं पडलिंग. इस पूरे फार्म को फ्लड कर दिया जाता है विथ वाटर एंड देन इट्स कॉन्स्टेंटली प्लाउड टू ब्रेक डाउन द सॉइल, लंप, कोई भी एरेटेड गैप्स ना रहे, एवरीथिंग इज टू बी ब्रोकन डाउन. एंड दिस टेक इमेंस वाटर, इमेंस कितना कि डेटा शोज दैट 2700 लीटर टू 3500 लीटर वाटर इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg of rice. Now just imagine the sheer amount of water needed to produce rice. So this was the traditional method. Now we know that 2026 is El Nino year. El Nino year में क्या होगा? बारिश कम हो जाती है. अब बारिश कम है तो this irrigation either will not happen or if it has to happen will happen through machine irrigation, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन. एंड देन प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे इस फार्म को तैयार करने के बाद इसमें सीड डाले जाते हैं. अब सीड डालने के बाद दिस ग्रो सीडलिंग्स, हैपहैज़ार्ड मैनर में सीडलिंग इधर उधर उगते हैं. एंड देन दिस इज कॉल्ड नर्सरी. अब यहाँ से इन सीडलिंग्स को एक्सट्रैक्ट करके इसको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है इन अ पर्टिकुलर रो प्रॉपर वे में. This is double process for a single crop. High water intensive crop method हो गया ये. Now this year is a El Nino year. So the farmers have come up have started with the practice of direct seeded rice. कि हम उसको डायरेक्ट एक ही बार में प्लांट करेंगे सीधा. इससे क्या होगा कि डायरेक्ट सीडेड राइस इज अ सस्टेनेबल वाटर सेविंग, ठीक है, मेथड. वाई? बिकॉज ये पडलिंग नहीं करना पड़ेगा ना. ये पडलिंग करके एंड देन व्हाट आफ्टर दिस द सीडलिंग कम्स अप, दिस हैज टू बी वाटर्ड
एवरी 2 to 3 days इसको पूरा भर के रखना पड़ता है, तभी जाके ये नर्सरी में सीडलिंग्स तैयार हो सकते हैं. सो हाउ वाटर इंटेंसिव क्रॉप दिस इज. So paddy cultivation method where seeds are sown directly into the field rather than growing and transplanting seedling from the nursery. Why DSR direct seed rice क्यों चाहिए? वाटर सेव होता है, इट इज़ रिड्यूसिंग कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट कैसे, डबल लेबर से बच रहा है, टाइम बच रहा है, बिकॉज एक बार प्लांट करो, वेट करो सीडलिंग आने का, फिर उसको रीप्लांट कराओ, एंड देन एवरीबडी इज डूइंग एट द सेम टाइम, सो लेबर शॉर्टेज हो जाएगा उस टाइम पे, एंड दिस इज ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली. So this is what direct seeded rice. That's it. इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. It can be important for pre and you can also quote this in mains में way forward for different sustainable agriculture practice. This was relevant for GS3 agriculture. Topic for discussion now is Trinity of new warfare and AI. So what is Trinity? पहले तो बताओ warfare क्या होता है. Warfare is a process or mechanism of how a war is being carried out. When a war is going on, the methods applied to carry out that war is called warfare. So this news becomes important for GS3 security, not just internal security but security का part, border security के लिए, हर चीज़ के लिए. So what are trinities of war? पहले ये बताओ. Trinity का मतलब 3 चीज़ें होंगी. So in modern warfare, the Trinity are AI, autonomy and algorithm warfare. So ये 3 बन जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट Trinity. Why this becomes Trinity? Because it is said that next generation war will be won by the speed of computing. ठीक है, तो Trinity में क्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी एंड एल्गोरिथम वॉरफेयर, जो मैंने आपको बताया कि AI है, एल्गो है, एंड देन इट इज ऑटोनॉमी ऑफ द सिस्टम, दैट इज ड्रोन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, UAVs. Why India needs to adapt it, or why any country needs to adapt it? So modern air warfare is increasingly based on Trinity of AI, ये हमने देख लिया, and AI is transforming the decision making process because as a human you can only go up to certain number of possibilities, but AI through quantum computing वो billions and billions of possibilities को calculate कर सकता है, and then it can come up with a exclusive plan to tackle a certain situation. तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें कुछ कुछ होंगे जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. क्या क्या है? एल्गोरिथम वॉरफेयर. व्हाट इज एल्गोरिथम वॉरफेयर? दैट इज यूज ऑफ AI एंड बिग डेटा प्रोसेस इन बैटलफील्ड टू असेस व्हाट? असेस द प्रोसेस ऑफ वॉरफेयर एंड असिस्ट एंड ऑटोमेट द मिलिट्री डिसीजंस. व्हाट इज देन मिलिट्री ऑटोनॉमी? मिलिट्री ऑटोनॉमी में वी आर यूजिंग a capable system which is capable of making its own decision with very less human intervention, very less to no human intervention. ठीक है, weapons to, from weapon to all other means of warfare का decision वो automatically ले सके. And then what is collaborative combat aircraft, CCA क्या है? इसका मतलब ये है कि जो unmanned aircraft है ना, it can coordinate with different things. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ड्रोन इज फ्लाइंग, अ ड्रोन स्पॉट्स अ टारगेट, इट कैन रिले द इंफॉर्मेशन टू द डेटा सेंटर AI, दिस कैन रिले द डेटा टू UAV एंड UAV कैन गो एंड अटैक इट. ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, इसमें लेस ह्यूमन, बिकॉज इफ ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर इट इज ओनली गोना इंट्रोड्यूस डिले टू द प्रोसेस. सो वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमने रिसेंट एग्जाम्पल में देखा है दैट दिस AI warfare and this autonomy of drones have played a crucial role in turning superpowers down. जैसे हमने अभी यूक्रेन में देखा डेल्टा सिस्टम, हाउ द स्वॉर्म्स ऑफ drones have attacked the defense of or offense or attack of the opponent. Then this is Anduril. Anduril is an what? Is a USA का AI powered drone. It's been tested now. Then we have seen that Venezuela warfare में Anthropic Cloud AI यूज हुआ था to tackle the onboard system of their defense system, defense batteries, जितने मिसाइल के बैटरीज थे उनको. So now we know that there is a emerging technology in the
new modern warfare. What are the emerging technologies? FPVs. What are FPVs? FPVs है फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी कि ड्रोन जो जाता है वो रिकॉनेसेंस करके लाता है, इट गैदर्स इन्फॉर्मेशन एंड ब्रिंग बैक्स. देन ड्रोन स्वॉर्म्स वी हैव सीन, जैसे टर्की मेड वो सही ड्रोन्स हैव अटैक्ड. देन AI enabled battlefield analytics कि ऑन टाइम रियल टाइम एनालिसिस हो रहा है, ये नहीं कि शाम को आके रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, देन देर इज अ ब्रीफिंग एंड देन देर इज अटैक, देन देर सर कमांड चेन ऑफ कमांड. नहीं, सब कुछ ऑटोमेटेड होना चाहिए. देन counter drone system, because you cannot attack the swarm of drone with expensive missile technologies, so एक counter drone system चाहिए हमें. And then what we need, what cyber warfare integrated with kinetic operation. What is kinetic operation? See, kinetic operation are the kind of operation which works with the velocity. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना ये kinetic weapon है. What does kinetic weapon means? That it does not have any explosive or warhead. The sheer speed of that projectile इज कॉजिंग द डैमेज. जैसे रेल गन है, रेल गन में क्या है, रेल गन में इट्स ओनली द प्रोजेक्टाइल विच इज मूविंग एट इमेंस स्पीड, Mach 7 Mach 8 के स्पीड पे. उसी तरीके से व्हेन वी सी डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स विच आर काइनेटिक मिसाइल सिस्टम, वो बैलिस्टिक नहीं है, दे आर काइनेटिक मिसाइल सिस्टम. एंड देन लो अर्थ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन चाहिए, जैसे स्पेस एक्स इज लॉन्चिंग देयर स्टारलिंक, एक कॉन्स्टलेशन है. Amazon is launching their Blue Origin वाला constellation. So India also needs to launch a constellation जहाँ पे we cannot be leveraged on data. जैसे remember we were cut out of GPS when there was war going on between India and Pakistan. अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1962 की वॉर बात कर रहा हूँ, 71 and 62. Then AI warfare with the respect of mains we'll have some information. ये तो प्री के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन था हमारे पास, तो मेन के रेस्पेक्ट में, मेंस के रेस्पेक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है? अगेन GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी बोथ पार्ट. सो द क्वेश्चन कैन बी हाउ AI इज चेंजिंग वॉरफेयर. सो AI क्या कर रहा है? इट्स बिकमिंग फास्टर बैटलफील्ड डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, प्रिसीजन टारगेटिंग में मदद कर रहा है, ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम बना रहा है. देन इंटीग्रेटेड ISR. व्हाट इज ISR? इंटेलिजेंस. S is synergy and R is reconnaissance. Yes. And what it does? It does an integration of the entire process of from data gathering to precision strike. So data gathering to processing and then precision strike. All should be automated. This is the reason we need AI in the warfare. And then cyber and electronics का भी इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है. अब इन सब से जो करंट सिनेरियो वर्ल्ड में चला है, वेरियस एग्जांपल्स, व्हाट आर द लर्निंग लेसन फॉर इंडिया? दिस कैन बी अ क्वेश्चन और दिस कैन बी अ वे फॉरवर्ड. सो लर्निंग लेसन फॉर इंडिया इज दैट सॉफ्टवेयर इज बिकम क्रिटिकल एज मच एज द हार्डवेयर. पहले क्या था कि हम एकदम भीष्म तोप बना रहे हैं, अर्जुन टैंक बना दे रहे हैं, एकदम काइनेटिक वेपन्स बना रहे थे, बट नाउ द पैराडाइम हैव शिफ्टेड. नाउ सॉफ्टवेयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द हार्डवेयर. Right? Future wars will be AI driven, autonomous and data centric war होगा. So India needs indigenous defense AI, because अगर हम बाहर के देशों के AI या अलग मॉडल्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, LM मॉडल्स पे, तो क्या होगा? We will be leveraged. हमारा आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है कि नहीं, तुमको ये चीज़ें इसके लिए नहीं यूज़ करनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल F-16s आर गिवन टू पाकिस्तान एंड इट इज़ क्लियरली मैंशनड देयर कि वो इसको अपने सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकता है, बट नॉट फॉर अटैक्स अनलेस एंड अंटिल इट हैज बीन अटैक्ड. सो देयर आर क्लॉज व्हेन यू बाय योर डिफेंस फ्रॉम अदर पर्सन और अदर नेशन. सो व्हाट आर द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? एट दैट बिल्ड योर इंडिजिनस AI, एक्सपैंड ड्रोन कैपेबिलिटीज. नाउ वी सी दैट इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के ड्रोन्स आ रहे हैं. वी आर लीडिंग द ड्रोन इंडस्ट्री फॉर द मोटर प्रोडक्शन इन द ड्रोन इंडस्ट्री. स्ट्रेंथनिंग स्पेस एसेट को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन रिफॉर्म द डिफेंस इकोसिस्टम. अब वो जो चेन ऑफ कमांड है, वहाँ से ऊपर कमांड सेंटर, देन विंग कमांड से बटालियंस, सो प्लेटून्स, उसके नीचे तक जो आ रहा है ऐसे रेजिमेंट के थ्रू. तो दिस नीड्स टू चेंज कि भाई ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे हैं, उसके नीचे विंग कमांड्स बैठे हैं, देन ब्रिगेड्स बैठे हैं, ब्रिगेड्स के अंदर बटालियंस बैठे हैं, प्लेटून्स बैठे हैं, बैटरी उसके अंदर वो सिपाही बैठे हैं. सो दिस एक इंफॉर्मेशन
का ट्रैवल इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस चेन ऑफ कमांड टू AI ड्रिवन फास्टर चेन ऑफ कमांड। एंड देन दिस विल डू व्हाट, दिस विल आल्सो सपोर्ट मल्टीपल क्लीन मोबिलिटी ऑप्शंस, जैसे ईवी को सपोर्ट कर सकता है, हाइब्रिड को सपोर्ट कर सकता है, एथेनॉल को सपोर्ट कर सकता है, सीएनजी, बायोगैस, इमेंस पॉसिबिलिटीज है, राइट। सो दैट्स इट फॉर एआई वॉरफेयर। द टॉपिक फॉर डिस्कशन नाउ इज एथेनॉल फ्यूल। रिसेंटली ना ये बहुत न्यूज़ में रहा है एथेनॉल फ्यूल। वैसे ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है, GS3 के साइंस एंड टेक पोर्शन में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड प्री के टॉपिक में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसका डिटेल्स। सो विल अंडरस्टैंड इसमें व्हाट इज ब्राज़ील मॉडल, और जो इंडिया को बोलते हैं ना कि ब्राज़ील मॉडल पे कंपेयर करो, ब्राज़ील मॉडल से कंपेयर करो। सो व्हाट इज द ब्राज़ील मॉडल एंड इंडिया का मॉडल, ठीक है। विल फर्स्ट लुक इनटू ब्राज़ील वर्सेस इंडिया का मॉडल। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि असल में एथेनॉल फ्यूल है क्या, ठीक है। और एथेनॉल को इंडिया एकदम इतना ज़्यादा एकदम पैनेसिया के टाइप से क्यों मान लिया है कि भाई एथेनॉल ही सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सो अभी रिसेंटली जो हॉर्मुज का चोक हुआ ना, दो हम लोग ये पहले से डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। ये हॉर्मुज का जो चोक हुआ, ये रियलाइज करा दिया कि हाउ वनरेबल आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज़ बिकम, ठीक है। ये दिखा दिया कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है। सो वी नीड टू शिफ्ट। अब देखो इंडिया ऑन इन इट्स ओन डज नॉट हैव ऑयल रिजर्व। हम एनर्जी के लिए बाहर देशों पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो रशिया पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो हम यूएसए पे डिपेंडेंट हो, चाहे ईरान पे डिपेंडेंट हो, चाहे वेनेजुला पे डिपेंडेंट हो, किसी भी देश पे डिपेंडेंट हो, बट वी आर डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ ऑयल। सो हमारा ऑयल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ एथेनॉल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी। एनवायरमेंटल बेनिफिट है, बिकॉज रिमेंबर वी हैव डिफरेंट प्रोमिसेस। हमारा पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस का प्रॉमिस है, SDGs का प्रॉमिस है दैट हमें अचीव करना है नॉन पोल्यूटेंट। पेरिस गोल में अपना, पेरिस में क्या था अपना COP21 में, इट वाज सेल्फ डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेल्फ डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में हमने टारगेट सेट किया हुआ है, तो उसके लिए हमारा इथेनॉल पे शिफ्ट करना जरूरी है। एंड देन देर इज इकोनॉमिक बेनिफिट, बिकॉज सिंस इंडिया इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन फ्यूल, सॉरी, एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन फ्यूल। कहीं पे हमारे पास ऑयल रिसोर्स नहीं है सिवाय बहुत बॉम्बे हाई में थोड़ा बहुत है। सिंस वी आर डिपेंडेंट, हमारा BOP इफेक्ट हो रहा है कॉन्स्टेंटली, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। और अगर हम इसको प्रोक्योर करते हैं, अगर इसको बनाने के लिए प्रोक्योर करते हैं शुगर केन, मोलासेस, मेज, ठीक है, डैमेज्ड ग्रेन, राइस, देन सेकंड जनरेशन एथेनॉल में वेस्टेज भी यूज़ कर रहे हैं। सो हम एक फार्मर को एक स्टेबल इनकम भी दे पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो देश को भी हो रहा है एंड टू द फार्म लेवल भी हो रहा है। देखो ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बट इसके चैलेंजेस क्या हैं कि हायर इथेनॉल ब्लेंड जो करते जा रहे हैं ना हम लोग, इसकी क्या एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है? हैज़ इट बीन टेस्टेड एनफ सो दैट इट कैन बी लॉन्च टू द पब्लिक? देन द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द ओल्डर व्हीकल्स जो नॉन कंप्लायंट हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे, आर दोज एक्सपेंसेस अवेलेबल? वो कंपैटिबल असेसमेंट है, ये असेसमेंट हुआ है? देन फ्लेक्स व्हीकल का लिमिटेड अवेलेबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल? फ्लेक्स फ्यूल इज दोज व्हीकल विच कैन वर्क ऑन फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब वो E20 से E85 से इवन डिफरेंट फ्यूल पे काम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे CNG वाले गाड़ियों में देखते हैं कि हम CNG से शुरू करते हैं या फिर CNG पे चला लेते हैं, थोड़े से पेट्रोल पे चला लेते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। इनकी लेस अवेलेबिलिटी है हमारे देश में। एंड देन क्या इथेनॉल का एडिक्वेट प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेज किया हुआ है हमारे देश में? दिस इज द होल क्वेश्चन। एंड आर कंज्यूमर अवेयर कि नहीं, इससे सिर्फ नुकसान ही नहीं फायदे भी हैं? दीज आर चैलेंजेस ऑफ अस रिगार्डिंग एथेनॉल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोबेबल पॉइंट की आएगा, बिकॉज दिस हैज बीन डिस्कशन कॉन्स्टेंटली। सो इट कैन बी अ प्रोबेबल पॉइंट। सो हमें ये सब जानना जरूरी है कि हाउ इंडिया सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू एथेनॉल। तो अब सवाल ये आता है कि अच्छा ठीक है, एथेनॉल बढ़िया चीज़ है, तो इतना न्यूज़ क्यों आ रहा है हर तरफ से, खराब होने का ही न्यूज़ क्यों आ रहा है? सी एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल का एक नेचर है विच इज कॉल्ड, ये हाइग्रोस्कोपिक है। इट अट्रैक्ट्स वाटर।
अब इमेजिन द फ्यूल सेंटर जहां पे इथेनॉल आपको मिल रहा है, फ्यूल सेंटर जहां पे आपको पेट्रोल मिलता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ एक अंडरग्राउंड टैंक रखा है। अब इस टैंक के आसपास थोड़ा भी वाटर का स्ट्रीम है, ठीक है। तो इथेनॉल लव्स वाटर, इट विल इमीडिएटली अट्रैक्ट दोज वाटर, और थोड़े से वाटर भी ना एनफ है कंटामिनेशन को कॉज करने के लिए, दैट विल रून द होल बैच। सो दिस इज द रीजन कि हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास सप्लाई चेन ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन मैनेज्ड है, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये जो न्यूज़ आती हैं, ठीक है, इथेनॉल से देर इनका ऑक्टेन नंबर कम है। देखो हम क्या देखते हैं, हमारे पास जब हम जाते हैं फ्यूल लेने के लिए क्या देखते हैं, एक्सपी, जैसे मान लो पेट्रोल पंप पे गए, वी सी एक्सपी 95, वी सी एक्सपी 100। सो एक्सपी 100 का ऑक्टेन नंबर 100 है, एक्सपी 95 का ऑक्टेन नंबर 95 है, इसमें भी E20 का ब्लेंड है। दिस इज ऑल्सो हैविंग E20 का ब्लेंड, इवन एक्सपी 95 has E20 blend, but the octane number of this petrol is 95. XP 100 तो complete 100% fuel है। Then E25 and E85 जो हमारा concentration दिखाता है कि इसमें 25% इथेनॉल है, इसमें 85% इथेनॉल है। So this becomes challenge कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से मैनेज कर पाए हैं। तो इन सब पूरे कॉन्सिक्वेंस का वे फॉरवर्ड क्या है, इट इज़ नॉट ओवर येट, बिकॉज अभी हम सेकेंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा जो मॉडल था इंडिया ब्राज़ील का, क्या मॉडल है, क्या डिफरेंस है, और गवर्नमेंट से सवाल पूछने पे गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई किया है इनका। सो द रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट इज़, वे फॉरवर्ड पढ़ते हैं लास्ट में, रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ कि इसको एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने के बाद ही रोल आउट किया गया है, ठीक है। E20 रोल्ड आउट फॉलोइंग एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम्स, जैसे इंजन ड्यूरेबिलिटी, फ्यूल सिस्टम, मटेरियल कंपैटिबिलिटी, कोरोजन रेसिस्टेंस एंड देन एमिशन एंड परफॉर्मेंस। इनको टेस्ट करने के बाद, दिस इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। सो इफ यू राइट आंसर government responded, you will need to write this. Then the standard of fuel is marked by BISMARC, which is what, Bureau of Indian Standard. इसके ब्रांडिंग के बिना government is saying that the fuel is not sold out in the market. And then no widespread evidence has been found that it is causing abnormalities in the engine. And government has also said that there is continuous research going on. ये गवर्नमेंट का स्टैंड था, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमें इसके लिए, वे फॉरवर्ड इज प्रमोट फ्लेक्स फ्यूल, है ना। फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल को देखेंगे, अभी इंडिया ब्राज़ील मॉडल जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे फ्लेक्स फ्यूल वाज द वन विच प्लेड अ क्रूशियल रोल। देन एक्सपैंड एथेनॉल प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथन द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मैंने बोला कंटामिनेशन हो जा रहा है यहाँ पे, इसको बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। देन सपोर्ट मल्टीपल क्लीन मोबिलिटी ऑप्शंस। ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम सिर्फ मेरे को ना इथेनॉल ही दो, मेरे को ईवी भी दो ना, मेरे को हाइब्रिड भी दो, सीएनजी वाला ऑप्शन भी दो, हाइड्रोजन वाला भी ऑप्शन दो, सो दैट वी एज अ कंज्यूमर वी हैव ऑप्शन। दिस इज द वे फॉरवर्ड, दैट गवर्नमेंट शुड डू दिस। एंड इससे क्या होगा, इट विल इंश्योर पॉलिसी सपोर्ट विद द कंज्यूमर एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव टू द इंडस्ट्री। अब आओ समझते हैं कि इंडिया ब्राज़ील मॉडल क्या था। देखो ब्राज़ील में हम एग्जाम्पल देते हैं कि इथेनॉल वहाँ पे सक्सेस रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया गया इथेनॉल को। द व्हीकल्स आर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम कंप्लीट फ्यूल टू इथेनॉल, बट दिस इज नॉट द होल पिक्चर। होल पिक्चर क्या है कि ब्राज़ील वर्क्स ऑन अ मॉडल ऑफ कंज्यूमर्स ऑप्शन। ब्राज़ील का मॉडल इज कंज्यूमर ऑप्शन मॉडल। I'll write it somewhere clear. देखो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है ना, मैं आपको लिखूंगा ये चीज़। आप पहले ब्राज़ील और इंडिया का मॉडल समझते हैं। सी दिस ऑल स्टार्टेड इन 1931 ब्राज़ील में। 1931 में क्यों हुआ, इट वॉज द फर्स्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग, जहाँ से एक आइडिया शुरू हुआ कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग भी हम शुरू कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देन 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई। अब दिस वाज द क्राइसिस जहाँ पे बड़े बड़े एयरलाइंस से KLM, पैन एम, बहुत बड़े बड़े एयरलाइंस थे जो बैंक्रप्सी के कगार पे आ गए थे। तो दिस वाज द टाइम जब ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया, टू व्हाट, टू कर्ब द डिपेंडेंस ऑफ पेट्रोलियम ऑन पेट्रोलियम।
And then in 1979 it was Fiat which launched 147 car. 147 was then first ethanol based engine in Brazil, right? And then what happened after it is Volkswagen, General Motors, Ford all followed this. नाउ इमेजिन आइडिएशन से 1931 में आइडिएट हुआ, 1979 में पहली व्हीकल आई. हाउ लॉन्ग इट टुक ऑलमोस्ट 48 ईयर्स, राइट? 31 टू हाँ ऑलमोस्ट 48 ईयर्स लगा उनको, हाफ अ सेंचुरी लगाया इन्होंने यहाँ से यहाँ आने में. बट ऑन कॉन्ट्ररी साइड इंडिया में 2003 में पहली बार हमने 5% ब्लेंडिंग का आइडिया लेके आए. एंड लुक नाउ 2026, विद इन 23 ईयर्स हम 100% इथेनॉल पे भी आ गए हैं, राइट? अब डिफरेंस क्या है दोनों के मॉडल में? 2003 में ब्राज़ील में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मार्केट आई. 1931 में डिसीजन हुआ कि यहाँ से हम अल्कोहल डिपेंडेंसी कम करेंगे, ब्लेंडिंग शुरू करेंगे इथेनॉल का, एनहाइड्रस एथेनॉल का ब्लेंडिंग शुरू करेंगे. एंड 2003 में फर्स्ट टाइम मार्केट में आया. सो रिगरस टेस्टिंग हुआ था यहाँ पे. हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक? इट टुक ऑलमोस्ट 69 ईयर्स, 69 नहीं 72 ईयर्स, सॉरी 72 ईयर्स फ्रॉम हियर टू हियर. एंड देन उन्होंने अलग अलग पॉलिसी लाए, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसीज. देन 2024 में उन्होंने लॉ पास किया टू बूस्ट लो कार्बन व्हीकल्स. एंड 2025 में 27 से 30% तक में गए, ठीक है? बट हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ द मॉडल इज डिफरेंट. इट टुक 50 ईयर्स फॉर देम E10 से E30 में जाने के लिए. एंड वी टुक 6 years from going from E5 to E20 and now 100% ethanol. So this is challenge. Remember, हमेशा there is no difference between evolution and revolution. So in India, this is happening in a manner of revolution. Revolution में there is bloodbath, evolution में there is stability. Fine. तो हम देखेंगे कि 2003 से 26 के आने में we have just fast forwarded everything. 2003 में 23 में हमने डिसाइड किया 12% मिक्सिंग करेंगे, 22 में डिसाइड किया 10% मिक्सिंग करेंगे, 25 में 19.2 से E20 पे चले गए टारगेट सीधा. एंड देन 26 में वी हैव कम सी E80 पे पहुंच गए हम. सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन ब्राज़ील मॉडल एंड इंडिया मॉडल? की डिफरेंसेस इज एथेनॉल प्रोग्राम जो था वो ऑयल क्राइसिस के बाद शुरू हुआ, और हमने क्या किया? हमने एक्सेलरेटेड मॉडल शुरू किया in a last decade. Why? We just felt the need of it. वहाँ पे in a systematic manner flex fuel vehicles को launch किया गया, उसको टेस्ट किया गया, and it took 70 years to almost bring it on the road. यहाँ पे E20 को हमने as a national standard opt कर लिया. यहाँ पे क्या है ब्राज़ील में? Consumer have option to choose from E27 to E85. But यहाँ पे we were having E0, E10, E20 and now we have directly मतलब E100 लॉन्च हो गया है. द प्रॉब्लम इज इंडिया में अराउंड मोर देन 1 लाख फ्यूल पंप है. अगर हम वहाँ पे 4 वैरायटी के पेट्रोल पहुँचाने लग गए ना, E10, E20, E80 देन E0 पहुंचाने लग गए, तो ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाएगा. एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन द क्लैरिटी नाउ. गवर्नमेंट ने अभी यही कहा था कि वो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाएगा. सो और क्या था कि यहाँ पे मैच्योर एथेनॉल प्रोडक्शन होने के बाद देन इट वाज मैंडेटेड इन द मार्केट. हमारे यहाँ क्या है कि वी आर एक्सपैंडिंग अलोंग विथ इम्प्लीमेंटेशन. हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट भी करे जा रहे हैं. सो हमारा एम क्या होना चाहिए? कि एम होना चाहिए कि हम ग्रेजुअली अपने आप को पहले टेक्नोलॉजिकली मैच्योर बनाएं एंड देन वी शिफ्ट. क्या हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था? बट व्हाई हैव वी रश्ड इनटू इट? बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम वाज एनर्जी सिक्योरिटी. हमारा एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ तो टेक अवे क्या है
टेक अवे इज ब्राज़ील जो है ना, इट वर्क्स ऑन कंज्यूमर चॉइस मॉडल, कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, कंज्यूमर कैन चूज। इंडिया वर्क्स ऑन स्टैंडर्ड E20 मॉडल, कि जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड कर दिया दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, देर इज नो डिफरेंट ऑप्शंस विथ यू। वाई? बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बिकॉज इंडिया हैज़ मोर देन 1 लाख फ्यूल स्टेशंस। वहाँ पे हर जगह E0, E10, E20 अलग अलग पहुँचाने लग गए तो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाएगा वो। एंड देन इससे क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ब्राज़ील में क्या था, ब्राज़ील में एडॉप्शन ऑफ लार्ज स्केल फ्लेक्स फ्यूल पहले हुआ, देन इट केम टू द मार्केट आफ्टर वेरियस कंपनी लॉन्च देयर व्हीकल्स। इंडिया में क्या हुआ, इट बिकेम मैंडेट। Therefore, India has done what? It has adopted E20 as a single national fuel standard. हमने कोई ऐसा चॉइस नहीं दिया। अब दो धीरे धीरे गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स गिविंग चॉइस आई गेस, बट अगेन इट्स नॉट कंप्लीटली रियलाइज्ड नाउ। सो वी अंडरस्टूड द different models of ethanol, between difference between India and Brazil and its implication on the India and India's energy security. वे फॉर्ड भी देख लिया हमने क्या था, गवर्नमेंट का स्टैंस भी देख लिया। लेसन फ्रॉम ब्राज़ील क्या सीखना चाहिए हमें? ब्राज़ील से लेसन ये सीख सकते हैं कि पहले पॉलिसी सपोर्ट डेवलप करना चाहिए, देन डेवलप द एडिक्वेट टेक्नोलॉजी, देन लेट द कंज्यूमर एक्सेप्ट, डू नॉट फोर्स इट ऑन देम। और उससे क्या होगा, इवेंचुअली स्केल एंड इकोसिस्टम विल ग्रो। सो दीज वर द 4 पिलर्स ऑफ ब्राज़ील्स एथेनॉल सक्सेस। इंडिया में क्या हुआ, हम फेज ट्रांजिशन तो किए बट इट वॉज एब्रप्ट ट्रांजिशन। और क्या किया हमने, E20 को स्टैंडर्डाइज कर दिया, एब्रप्टली स्टैंडर्डाइज कर दिया। इंडिजिनस एथेनॉल प्रोडक्शन करने लगे बिकॉज हमको एनर्जी स्टेबिलिटी चाहिए इमीडिएटली। एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन फ्यूचर फ्लेक्स व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स फ्यूचर में लाएंगे अब, जो कि पहले ये कर लेना चाहिए था, टेक्नोलॉजी मार्केट में तैयार कर लेना चाहिए था, कंज्यूमर को एक्सेप्ट करने का समय देना चाहिए था, एंड देन द ग्रोथ वुड ऑटोमेटिकली कम इन। बट हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया, हमने इम्प्लीमेंट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया, अब हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं एंड इवेंचुअली कंज्यूमर विल एक्सेप्ट हमारे यहाँ। सो द मॉडल इज क्रुकेड मॉडल, इट्स अ रेवोल्यूशनरी मॉडल। ब्राज़ील वॉज एवोल्यूशनरी मॉडल, लिख लो इसको। ब्राज़ील हैड evolutionary model. India is having revolutionary model. So this is the difference. That's it for this topic. I guess your doubt about ethanol fuel is also clear. And हमारा एक मेन टॉपिक अब ये पूरे साल में कभी भी आएगा तो इट इज़ कवर्ड, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। क्या वो थोड़ा पॉलिसी रिफॉर्म्स होगा, विल बी एडिंग इट हियर। ओके, टॉपिक फॉर डिस्कशन नाउ इज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। ठीक है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर GS1 सोसाइटी एंड द टॉपिक इज फॉर मेंस। प्री के लिए कुछ डेटा यूज कर सकते हैं हम। सो रिसेंटली द डेटा, ये डेटा कौन रिलीज करता है, मॉस्पी रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो द डेटा शोज दैट फीमेल LFPR, that is female labor force participation, has climbed from 19.8 in back 2017 and 18 to 27.2 in 2025, which is a good news। जैसे मान लें कि 25% of union corporation established are now being run by women। बट अगेन ये जो डेटा हमें मिल रहा है ना, which is in fact still crooked when compared to male participation ratio, जहाँ पे मेल का 75.9 है, वुमेन का ओनली 27.2 है, विच इज अ क्रूकेड मॉडल, स्क्यूड है ग्रोथ। वाई? हम पढ़ेंगे कि देर आर 4 गैप्स यहाँ पे, 4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से देर इज दिस गैप एक्सटेंडिंग हियर। यही हमारे मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है, मेंस का आंसर भी हो सकता है कि एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज द गैप ऑफ फीमेल लेबर और जेंडर पार्टिसिपेशन और जेंडर लेबर पार्टिसिपेशन। तो फीमेल वर्सेस मेल में क्या हम देख रहे हैं कि भाई फीमेल में 27.2 ही है और मेल्स में 75.9% ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन है। सो इट इज बोथ विशियस साइकिल कि लो पार्टिसिपेशन है, इसकी वजह से लो इनपुट आ रहा है वुमेन की तरफ,
लो इनपुट वुमेन की तरफ आ रहा है, तो वुमेन का लो इनपुट हो रहा है इन द वर्क फोर्स, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू लो पार्टिसिपेशन अगेन. सो इट्स अ विशियस साइकिल. So, the editor in the newspaper has identified 4 important pillars. What were the 4 important pillars? यही हमको अपने आंसर में भी लिख सकते हैं. That mobility, the entire consumer market in India, entire workforce market, not in India, even in the entire world, is designed around men. अब देखो जैसे ना हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स ही बनाते हैं, हम अलग अलग तरीके के रोबोट्स बना रहे हैं, बट मेजरली क्या देख रहे हैं कि हम सब ह्यूमनॉइड ही बना रहे हैं, सब ह्यूमन के शेप में ही है. क्यों है? बिकॉज दिस एंटायर वर्ल्ड इज डिजाइंड अराउंड बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पर चलने के लिए, ह्यूमंस के हैंड की तरह बनाया गया है. सो उसी तरीके से देखिए ना कि मार्केट जो है ना, पूरा मार्केट एंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिजाइंड अराउंड मेन. तो मोबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा क्या है? ओवर पुलिसिंग ऑफ वुमेन है. अगर तुम देखोगे ना, जैसे तुम दिल्ली के सीपी में चले जाओ, सीपी के सेंट्रल पार्क में चले जाओ, यू विल सी मेन सिटिंग रैंडमली हियर, दे डूइंग नथिंग, दे आर सिटिंग स्टेरिंग एट दैट बड़ा फ्लैग. बट टू फाइंड अ वुमन सिटिंग देयर, शी विल बी सिटिंग एंड शी विल बी डूइंग सम घर का काम, शी विल बी डूइंग सम XYZ वर्क, बिकॉज वुमेन हैव टू जस्टिफाई देयर पब्लिक प्रेजेंस. दिस हैज बिकम अ नाइटमेयर फॉर वुमेन. एंड देन करियर प्रोग्रेशन ओनली 5%. अगर देखो कि ओनली 5% ऑफ NSE जो टॉप 500 कंपनीज हैं, दे आर लेड बाय वुमेन. वही विशियस साइकिल. लो पार्टिसिपेशन इज ब्रिंगिंग लो वुमेन पार्टिसिपेशन इज ब्रिंगिंग लेस वुमेन इज लीडिंग टू लेस ऑर्गेनाइजेशन बीइंग लेड बाय वुमेन, विच इज अगेन लीडिंग टू लेस वुमेन पार्टिसिपेशन. तो एक विशियस साइकिल बना हुआ है, करियर प्रोग्रेशन ही नहीं हो रहा है, राइट. सो अनकॉन्शियस बायस है दैट मेन विल डू दिस टास्क मोर एफिशिएंटली. एंड देन फंडिंग का इशू है, यही चीज कि सिंस वो है ही नहीं तो फंडिंग उनके लिए कैसे आए. अब सिंस फंडिंग नहीं आए तो वो कैसे आए, राइट. जैसे वही हो गया ना साइकिल. टू गेट अ जॉब यू नीड वर्क एक्सपीरियंस, टू नीड वर्क एक्सपीरियंस यू नीड अ जॉब. सो फंडिंग इज द इशू. इवन MSME में देखो, the credit gap is around 35%. Male are getting 75% of the credit available for the MSME sector. Women are getting 35% of the credit. Again, why? Unconscious bias hai. So this was the data, and this covers our PIB and newspaper current affairs पूरा of 5th July to 11th July. Okay. ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ऑब्वियसली वीक में एक बार आती है, थोड़ी लंबी होनी ही चाहिए. यू विल ऑल्सो बी गेटिंग सेगमेंट ऑफ दिस वीडियोज. सो थैंक यू फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ